हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है और आप इसे देख सकते हैं। तो हम आज यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना है क्या, कहाँ से लाया गया, कैसे आया, क्यों बना, ये हमको क्या क्या अधिकार देता है, ये हमको बताता है। संविधान की प्रस्तावना हमको बताती है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित है और लोगों को क्या क्या अधिकार वो प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये भी बताती है कि भारत का जो संविधान है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये आया कहाँ से, ये बना कैसे, ठीक है, और जब बना तो कैसे, क्या हुआ और ये क्या क्या प्रदान करती है। देखिए, अब उससे पहले सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है वो ये आता है कि प्रस्तावना होता क्या है। ठीक है, हमको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि प्रस्तावना है क्या चीज। तो प्रस्तावना जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई भी चीज हम जब पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज हम देखते हैं, कोई भी पुस्तक वगैरह, जैसे आप देखते हो बहुत सारी पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं अपनी जिंदगी में तो उसके सामने में आमुख लिखा होता है या भूमिका लिखी होती है या प्रस्तावना लिखा होता है। तो वो जो आमुख, भूमिका या प्रस्तावना जो भी होता है वो उस पुस्तक की में के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उनका एक सारगर्भिक तथ्य वो वहां पे प्रस्तुत करता है कि वो पुस्तक किस चीज के बारे में है। तो वैसे ही संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये समरी है जो ये बताता है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों को क्या क्या अधिकार देता है, सिर्फ भारतीय लोगों को नहीं, ठीक है, जो विदेशी आने वाले हैं उनको भी क्या क्या अधिकार देता है। मुख्यतः भारत के लोगों के बारे में है, यहाँ पे भारत के लोगों से संबंधित है ये प्रस्तावना, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ भारत के लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है, जो भारत के नागरिक हैं उनको तो सब अधिकार प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को भी कुछ अधिकार प्राप्त है। उसके बारे में हम लोग जब मूल अधिकार में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रस्तावना है ये वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और संविधान की शक्तियों का जो स्रोत है उनके बारे में एक सारगर्भित विवरण है, ठीक है। तो प्रस्तावना का मतलब क्या हुआ? प्रस्तावना का मतलब हुआ कि उस संविधान में जो भी बातें लिखी हुई है उसका सारगर्भित तरीके से एक छोटा विवरण प्रस्तुत करना, ये हमारा प्रस्तावना कहलाता है, ठीक है। अब ये प्रस्तावना आया कहां से, संविधान सभा में कैसे इसको अडॉप्ट किया गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। संविधान का जब गठन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये मोटे मोटे तौर पे समझते हैं कि जुलाई अगस्त 1946 को जब संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला जो मीटिंग है, जो बैठक है वो आयोजित की गई। 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक आयोजित की गई तो अपने को पता है वहां पे सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चयनित किया गया था। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट डेट जो इससे संबंधित है वो याद रखना है, तो वो डेट है 13 दिसंबर 1946। इस तारीख को क्या हुआ था? तो इस तारीख को हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव में एक दिशा निर्देश दिया गया था कि जो हम संविधान सभा द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया जाना है वो कैसा बनेगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ही यही होता है कि एक टारगेट दिया जाता है कि हमको ऐसा 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 काम करना है, ठीक है। तो उसमें टारगेट दिया गया था और उसी टारगेट को, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। अब जो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है, ठीक है। उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। तो ये तो एक सारगर्भिक तथ्य हो गया।
जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के तथ्यों को समराइज करके, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना कहां से आई, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के अनुरूप जब संविधान का निर्माण कर लिया गया तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को पूरा क्या कर दिया गया, सारांशित कर दिया गया। और उसका जो सारांश है, ठीक है, वो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि क्या जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें बहुत सारे वाद है, केशवानंद भारती वाद है, वेरुवाड़ी वाद है। ठीक है, तो इन वाद के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब संविधान की संरचना के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तब इसके उन वाद के बारे में पढ़ लेंगे। अभी आप इतना मान के चलिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये जो है संविधान का अंग है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले जब वेरुवाड़ी वाद में हुआ था तो उसमें फैसला दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और उस पर संसद संशोधन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद केशवानंद भारती वाद में ये दिया गया, ये फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन मूल ढांचा को में परिवर्तन करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब कौन सा मूल ढांचा है, क्या मूल ढांचा है, कौन कौन सी चीजें मूल ढांचा है, इसके बारे में संविधान में कोई लिखित वर्णन नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ तरीके जो हैं, कुछ जो डिसीजंस आते हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये बातें जो है वो मूल ढांचा में आ सकती है। तो यहाँ पे मूल ढांचा जो है वो कहाँ दिया गया है, तो वो दिया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, और अभी तक सिर्फ एक बार ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है, अभी तक केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और वो संशोधन कौन सा था, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, यही एक ऐसा संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है। स्टेटमेंट में पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। और आज तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और वो संशोधन कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का, जिसमें संविधान में ये जो दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, जो बॉक्स बना हुआ है, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और वर्तमान संशोधित रूप ये है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि ये संविधान की प्रस्तावना क्या बोलती है और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्ड्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनमें हमको क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये संविधान की प्रस्तावना बोलता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इनको आपको हाईलाइट करते चलना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, है ना, देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, तो समाजवादी का मतलब तो बहुत ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का बता देता हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट है, राज्य है या देश है बोल सकते हैं, जिसकी आंतरिक नीति तथा विदेशिक नीति,
है ना, फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनल पॉलिसी, इन दोनों पे किसी भी दूसरे कंट्री का, किसी भी दूसरे राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम अपनी आंतरिक नीतियां और अपने विदेशी नीतियां स्वयं बना सकते हैं, स्वयं उसको क्रियान्वित कर सकते हैं, किसी के सहयोग की हमको कोई जरूरत नहीं है। ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब तो बताने का ये भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारा जो देश है वो सभी पंथ को समान रूप से मान्यता देता है। ठीक है, हालांकि ये सैद्धांतिक बात है और बहुत सारी चीजें होती रहती है हमारे यहाँ। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब तो जान ही रहे हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब है जहां पे लोगों का शासन हो। अब यहाँ पे सभी लोग शासक नहीं है, ठीक है। यहाँ के जो शासक होते हैं वो लोगों द्वारा चयनित होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के जो मंत्री होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो हमारे लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं, जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं। अब वो नीतियां कभी गलत भी हो सकती हैं, हमको अच्छी नहीं भी लग सकती है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो नीतियां बनाने वाले लोग होते हैं वो हम लोगों के द्वारा ही चयनित होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो गणराज्य मतलब एक देश जो कहना चाहिए जहां पे लोगों का शासन हो और जहां का शासक जो है वो क्या बोलना चाहिए, वंशानुगत ना हो, चयनित हो लोगों द्वारा, ऐसा गणराज्य यहाँ पे बनाने का ये प्रस्तावना जो है उल्लेख करता है। अब उसके नागरिकों को, जो हमारे नागरिक हैं, हमारे जो देश के नागरिक हैं, उनको हमारा संविधान क्या क्या प्रदान करता है, तो उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, न्याय सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता कि कोई किसी को क्राइम कर दिया उसको न्याय मिला, ऐसा नहीं। सामाजिक भी होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए और राजनीतिक भी होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में उसके साथ भेदभाव ना हो, तब वो सामाजिक न्याय हो जाएगा। आर्थिक मतलब उसके उस फाइनेंशियल जो वीकनेस है, जो गरीबी है, उसको दूर करने के लिए। और राजनीतिक मतलब तो जो पॉलिटिकल है। ये न्याय की व्यवस्था करता है हमारा संविधान। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। मतलब आप कुछ भी विचार कर सकते हो, उसके लिए आपको स्वतंत्रता है। आपके मन में जो बात आ रही है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, उसकी आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है हमारा संविधान। आप विश्वास कर सकते हो, है ना। अब किसी पे विश्वास करना है कि नहीं करना है वो आपकी निजी मैटर है, तो आप उसकी स्वतंत्रता भी हमारा संविधान आपको देता है। धर्म, धर्म के बारे में तो बता दिया मैं। पंथ निरपेक्ष मतलब आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो कानूनी रूप से। आपको हमारा संविधान बाध्य नहीं करता कि आपको कोई एक धर्म ही मानना है। ठीक है, उसके बाद उपासना, आप जिसकी चाहे उसकी पूजा कर सकते हो। ठीक है, आप खुद की पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसकी पूजा कर सकते हो, तो उसकी स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी सबकी एक समान प्रतिष्ठा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा हो गया कोई नीचा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबकी एक समान प्रतिष्ठा है। और अवसर, अवसर की समानता, है ना। अवसर का मतलब है लोक नियोजन, जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं वहां पे अवसर प्रदान करने की जो समानता है वो प्रदान करता है हमारा संविधान। हालांकि ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और लेकिन हमारे संविधान में कोष्टक बना बना के कुछ स्पेशल चीजें कर दिया गया है, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ये सब प्रदान करता है प्राप्त करने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है कि हमारा संविधान ये प्रबंध भी करता है जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता जो है वो सुनिश्चित रह सके। ठीक है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये डेट याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब तिथि तो कोई याद रखता नहीं है लेकिन कोशिश कीजिए कि याद हो जाए, है ना। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, मतलब विक्रम संवत 2006 में इसको एडॉप्ट किया गया है। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान का उद्देशिका है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। संविधान से हमको 4 मूल बातें जो है वो पता चलती है। ठीक है, पहला चीज क्या पता चलता है कि संविधान की जो शक्तियां हैं, ठीक है, इरेज कर दें क्या, चलिए मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। संविधान की जो शक्तियां हैं वो लोगों से प्राप्त है। संविधान शक्ति
लोगों से प्राप्त करता है। ठीक है, लोगों से प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब हमारे देश की जो मेन पावर है वो है हमारे यहाँ का पॉपुलेशन, हमारे यहाँ की जनता। ठीक है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। वो जो 284 लोग जो साइन किए थे वो लोग नहीं, हम सब बना रहे हैं। क्योंकि उनको किसने सेलेक्ट किया? उनको तो हमने ही सेलेक्ट किया था ना। आज जो 545 एंड 245 जो राज्यसभा लोकसभा में बैठते हैं वो क्या वहां खुद से चले गए? वो क्या देश का नीति खुद से बना दे रहे हैं? नहीं, लोगों द्वारा चयनित है, और लोगों के द्वारा लोगों को जो जरूरत होता है उसके हिसाब से वो नीतियां बनाते हैं। तो पहला चीज तो अपने को यही पता चलता है संविधान से, संविधान की प्रस्तावना से, कि संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? वो लोगों से प्राप्त होती है। दूसरा चीज हमको ये पता चलता है कि हमारा जो देश है वो संवैधानिक रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, दूसरा चीज ये पता चलता है कि हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, ठीक है। तीसरा चीज अपने को क्या पता चलता है कि तीसरा चीज अपने को ये पता चलता है कि हमारे संविधान ने हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें न्याय का अधिकार है, स्वतंत्रता है और समानता का अधिकार। ये बेसिक चीजें हैं, इसके अलावा भी और हैं अधिकार, लेकिन ये चीजें हमको प्रोवाइड करता है हमारा संविधान। इससे ये बात इस संविधान की प्रस्तावना से हमको ये पता चलता है। चौथी बात जो पता चलती है वो है संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, इस प्रस्तावना से जो संविधान को लागू करने की तिथि है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि संविधान से 4 प्रमुख तत्व हमको पता चलते हैं। पहला तत्व क्या हो गया कि संविधान को शक्ति लोगों से प्राप्त होती है। दूसरा तत्व क्या हुआ कि हमारा जो देश है वह क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दूसरा तत्व ये पता चला। तीसरा तत्व क्या पता चलता है कि हमारा जो संविधान है वो हमको ये मूल अधिकार जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, चौथा तत्व क्या पता चलता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, अपनाया गया था बोल सकते हैं। हालांकि जितने जो सभी अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे, कुछ 15 अनुच्छेद ही लागू हुए थे और बाकी के जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रस्तावना से हमको क्या क्या पता चलता है? प्रस्तावना से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है ना। संविधान की प्रस्तावना में ठीक है 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। 5, तो उसके बाद है 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, और उसके बाद है 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना की कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि संविधान की प्रस्तावना हमको क्या क्या प्रदान करती है, संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो प्रस्तावना से संबंधित। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे क्या आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ कमियां हैं तो वो चीज़ भी बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।